नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे आपके फोन की और आपकी आंखों की, क्योंकि फोन की लत आंखें चौपट। जी हां, बहुत सारे लोगों ने ये शिकायतें लगातार की है कि उनकी आंखों में अलग अलग सा कुछ उन्हें महसूस होता है। उसमें क्या होता है, कभी ऐसा लगता है कि एकदम उजाला बढ़ गया, कभी लगता है कि एकदम घप्प से अंधेरा छा गया, कभी ऐसा लगता है कि आंखों के सामने कुछ छोटे छोटे फिगर्स जो हैं वो तैर रहे हैं। सबको अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि रोशनी ना ठीक से आंखों में या तो एंटर नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा एंटर कर रही है, चीजें अचानक से धुंधली दिखने लग गई। इन सबको अगर कलेक्टिवली बोले तो कहा जा रहा है इन दिनों मिला के स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम। तो क्या आपको भी स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम महसूस होता है? अक्सर बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम आती है। अब सवाल ये है कि क्या इससे आपकी आंखों को कोई बड़ा नुकसान, कोई परमानेंट नुकसान हो सकता है? क्या सिर्फ ये एक फौरी तौर पे दिक्कत है जो मोबाइल का इस्तेमाल कम कर देने से ठीक हो जाएगी, या आपकी आंखों के लिए हमेशा के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी? और अगर इस्तेमाल इतना ज़्यादा मोबाइल का करना है तो क्या कोई तरीके हैं जिससे आप अपनी आंखों को उस हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी उनकी बढ़ा सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी आंखें बेहद कीमती हैं। तो आज इन्हीं पर होगा फोकस। स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम की करेंगे बात। इसके लिए हमारे साथ है कुछ खास मेहमान। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में न्यूरोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आयुष अग्रवाल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल के आई सर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन घोरपड़े और मधुकर रेनबो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर दिग्विजय सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे हम शुरुआत करते हैं। जिस विजन सिंड्रोम की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे कि स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम वाकई में मेडिकल टर्म्स में कुछ होता है, या इन दिनों सिर्फ एक जुमले टाइप निकल गया है और इसकी बात हो रही है? जी नहीं, ये बिल्कुल है। मतलब इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन आजकल सारा काम क्योंकि स्मार्टफोन पे ही हो जाता है, तो कंप्यूटर से हम स्मार्टफोन के तरफ शिफ्ट हो गए। बेसिक कंसेप्ट वही है, ओवर यूज ऑफ एनी एलईडी बेस्ड डिवाइस, जिसके वजह से आंखों के ऊपर अलग तरह के परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले आंखें ड्राई हो सकती है, उसके बाद आंखें थक जाती है, और इन लॉन्ग टर्म रेटिना पे भी इसका असर हो सकता है। तो इन 3-4 चीज़ों से आंखों के ऊपर जो असर होता है उसे ही स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कितना कहूं कि आंखों के लिए नुकसानदायक एक हद तक तो होगा, लेकिन क्या इतना की चिंता की जानी चाहिए इसके बारे में? जी, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी चीज एक्सेस में अगर करते हैं तो बिल्कुल अपने बॉडी को सूट नहीं करती। चाहे आप खाना एक्सेस खाओ, पानी ज्यादा पियो, ज्यादा सो या कम सो, या फिर एक्सरसाइज भी ज्यादा नहीं चलेगी। सब चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। इसी तरह से स्मार्टफोन भी ऐसी चीज है जिसको हमने बैलेंस में यूज करना चाहिए। आइडियली कहा जाता है कि जो बच्चे हैं उनको 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो एडल्ट है उनको 8 घंटे से ज्यादा, आइडियली 6 आवर्स वुड बी स्टिल बेटर। बट आजकल के जो जॉब्स है वो मोस्टली स्मार्टफोन या कंप्यूटर बेस्ड होने के कारण 8 घंटे तक चला सकता है, लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी घर जाके और 8 घंटे बैठते हैं, तो वो एक तरह से डैमेजिंग हो सकता है। हाँ, मुझे तो लगता है सर कि हम थोड़ी देर सामान्य ऊपर कहीं देखते हैं, फिर अगले 5 मिनट फोन में देखते हैं, और ये कॉमन प्रैक्टिस है। डॉक्टर दिग्विजय, एक और चीज मैं जो पढ़ रहा था, जब ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो ये थी कि ठीक है, आप दिन भर स्मार्टफोन देख रहे हो, वो तो ठीक है। ज़्यादा नुकसान तब होता है जब रात में आप लाइट्स ऑफ कर देते हैं, अपने बेड पर चले जाते हैं, अंधेरे में भी फिर अपना फ़ोन उठाते हैं और उसको बिल्कुल एकदम नज़दीक से आंखों से सटा के देखते हैं, 1-1.5 घंटे तक उस पर रहते हैं। वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हाँ जी, देखिए, हमारी आंखों के अंदर एक प्यूपिल होता है, वन मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्यूपिल, जो ब्राइट लाइट में छोटा हो जाता है और डिम लाइट में बड़ा हो जाता है। ये हमारे को तेज रोशनी, धूप वगैरह से बचाव करता है। तो यदि आप अंधेरे कमरे में हैं तो ये जो प्यूपिल है ये डायलेट हो जाता है। जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नेचुरल है, आपको जो नेचर ने दिया है, उसको आप नेगेट कर देते हैं, वो आप अब काम नहीं करता है। और जो ब्राइट लाइट फोन की होती है, ये बहुत शार्प ब्राइट लाइट्स हैं, सारी स्क्रीन आजकल OLED स्क्रीन वगैरह हैं, तो ये फिर नुकसान बढ़ा देती है। अगर आप एक अच्छी वेल लिट कमरे में फोन देख रहे हैं तो उसका नुकसान उतना नहीं है जितना कि एक अंधेरे में देखने का।
तो ये भी एक बात है। डॉक्टर आयुष अग्रवाल, ये तो बात हो गई सीधे सीधे आंखों की, लेकिन अगर हम आंखों से आगे बढ़ें तो फोन का इतना इस्तेमाल रास्ता आंखों से होके ही जाएगा, और आज हमारा टॉपिक भी आंखों के ऊपर है। लेकिन चूंकि आप न्यूरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, किस हद तक डैमेज करता है ये ओवर एक्सेस फोन का इस्तेमाल या स्क्रीन का इस्तेमाल? विपिन जी, जो इससे फोन के ज्यादा इस्तेमाल से जो डैमेज है वो बहुत प्रकार से होता है। सबसे बड़ा जो डैमेज है कि इंसान पूरा जो कंसंट्रेशन से पहले काम करता था उतना शायद नहीं करता है, बीच बीच में फोन उठाते हैं तो काम भी ढंग से नहीं होता, और फिर चीजें भूलने लग जाते हैं कि ये करना था वो करना था, और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कम उम्र में भूलने की बीमारी हो गई, जबकि वो भूलना नहीं, अटेंशन कम होने की वजह से है। इसके अलावा ज्यादा स्क्रीन टाइम से हेडेक्स, सरदर्द की बीमारी बहुत कॉमनली होती है, जिसमें कई प्रकार के सरदर्द होते हैं। माइग्रेन उनमें से एक कॉमन है, जिससे काफी मरीजों को सरदर्द और उसके साथ साथ होने वाली असुविधाएं झेलनी पड़ती हैं। उसके साथ, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप देर रात में फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंखों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ आपकी नींद पे भी असर पड़ता है। आप कम सोते हैं, देर से सोते हैं, तो आपकी जो सोने की और उठने की साइकिल है उस पर असर पड़ता है, और ये सब एक नियंत्रित तौर पे शरीर चलता है। हमारी बॉडी को आदत होती है कि ये व्यक्ति इतने बजे सोता है, इतने बजे उठता है, तो हमारे जो शरीर में हार्मोन बनते हैं, शरीर के सारे रिपेयर का काम स्लीप के दौरान होता है, और जब ये सोने का टाइम, हमारा स्लीप का टाइम डिसरप्ट हो जाता है तो इवेंचुअली सारी चीजें एक एक करके गड़बड़ाने लगती है। नहीं, आप तो काफी डराने वाली बातें बता रहे हैं। मेरा मतलब है कि इससे बहुत सारे सिम्टम हम में से कई लोग मैच कर रहे हैं। मैं तो खुद भी मैच कर रहा हूं आपकी बातों से कि हाँ, सम टाइम ऐसा लगता है कि आप चीजें रिकॉल नहीं कर रहे हैं, भूल रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जो आपकी आंखों पे कुछ ज्यादा उससे सिरदर्द आपको थोड़ी देर में होने लग गया है। तो क्या वाकई मतलब ये एक फार डिस्टेंस थ्योरी है या ये सीधा सीधा कोरिलेशन है? सीधा सीधा कोरिलेशन तो नहीं है, सब चीजों का मल्टी फैक्टोरियल वो होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल फोन चलाने से किसी को सरदर्द हो जाता है, लेकिन जैसे पहले कहा गया, हर चीज को एक लिमिट तक ही करना सही है। जब आप किसी भी चीज का एक्सेस करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो उससे फिर परेशानियां होती हैं। ऐसे ही अगर आप फोन को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपको आई स्ट्रेन होगा, आंखों में दर्द होगा, थकावट लगेगा। साथ साथ अगर आप केवल वही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके दिमाग में भी थकावट फील होगी, आपको लगेगा कि जितनी पहले आपके अंदर एनर्जी थी वो नहीं है। साथ में माइग्रेन के मरीजों को अलग अलग वजहों से सरदर्द ट्रिगर हो जाता है। तो कुछ लोग का ऐसा कहना है कि जिस दिन ज्यादा फोन इस्तेमाल कर लिया या ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया, उस दिन उनको माइग्रेन का सरदर्द प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये सब परेशानियां हो सकती हैं, और इसीलिए हम हर मरीज को यही कहते हैं कि आप हर चीज मॉडरेशन में करिए। ये नहीं कह रहे कि भाई आप फोन मत इस्तेमाल करिए या कम इस्तेमाल करिए, लेकिन जब आपका काम हो जाए, घर आके फोन को ना देखिए, कम देखिए, बाकी घर पे टाइम व्यक्त करिए। उससे आपकी जिंदगी और सब कुछ ज्यादा हेल्दी रहेगी। चलिए, तो अगली बार कभी आपको लगे कि थोड़ा स्लिपेज ऑफ मेमोरी हो रहा है या सिरदर्द हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, अगर आपको है तो उसमें से समझिएगा कि एक रीजन आपका फोन भी हो सकता है। मतलब एक रिकॉल कर लीजिएगा कितना इस्तेमाल आप फोन कर रहे हैं। डॉक्टर दिग्विजय, माफ कीजिए, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये बताएं मुझे कि कितना एक्सेस है, क्या एक्सट्रीमिटी पर किसी के विजन पर परमानेंट इंपैक्ट भी आ सकता है? जी, ऐसे केसेस अनकॉमन है कि परमानेंट इम्पैक्ट आया, बट सेकेंडरी इफेक्ट्स जरूर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राई आइज होने के कारण इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस होने के कारण कॉर्नियल ओपेसिटीज हो सकती है। इसके बाद जो रेटिना का मैंने जिक्र किया था पहले इसमें, तो रेटिना जो सेल्स है वो लॉन्ग टर्म डैमेज, ब्लू लाइट से डैमेज होके एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन करके एक कंडीशन है जिसमें ओल्ड एज में रेटिना में ब्लीडिंग होने से सेंट्रल विजन डैमेज हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों के आंखों का स्पेस अंदर का कम होने से, जो फोन के ऊपर फोकस ज़्यादा होने से अंदर का प्रेशर भी बढ़ सकता है, आई प्रेशर, जिसको हम ग्लोकोमा कहते हैं। आई प्रेशर बढ़ने के बाद जो डैमेज होता है नर्व का, उसे हम ग्लोकोमा कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये जो ग्लोकोमा है, रेटिना है, इन्फेक्शंस है, इस तरह की चीजें जो सेकेंडरी होती, नॉट डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द फोन बट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द
साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट फोन, मतलब फोन की वजह से होने वाली जो साइड इफेक्ट्स है उसके वजह से ये डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। डॉक्टर दिग्विजय, अभी आपने बच्चों की भी बात की, हमारी बातों में निकला कि बच्चों के लिए तो स्क्रीन टाइम वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो बच्चों का कौन सा एज ग्रुप, और दूसरा है कि सबसे ज़्यादा चिंता तो यही है, शायद बड़े तो जितना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरह के पढ़ाई के सिस्टम आ गए हैं, ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं, गेम्स भी फ़ोन पर, पढ़ाई भी फ़ोन पर, बाकी जो कुछ आपका सोशलाइजिंग है वो भी फ़ोन पर, तो बच्चे तो ऑलमोस्ट उसके साथ, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, ऐसा ही हो गया है, क्या बच्चे क्या बड़े। लेकिन क्या अर्ली एज से अगर आप इस चीज़ से एक्सपोज हैं, मान लीजिए कि कोई एक 5-7 साल का बच्चा है, या आजकल तो बच्चे उससे भी कम उम्र में हाथ में फ़ोन लेते हैं, माता पिता ही दे देते हैं, और वो 20-22 साल तक लगातार एक्सपोज हो रहा है दिन के कई घंटे, तो क्या उसकी आंखों के लिए, उसकी आगे वाली लाइफ में एक प्रॉब्लमेटिक सवालिया चिन्ह लगेगा कि ऐसे लोग जो कंटिन्यू एक्सपोज हुए हैं बचपन से, क्योंकि अब नई जनरेशन ऐसी है, उनको आगे चल के आंखों की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल जी, इसमें मैं 3 मेन पॉइंट्स, 3 मेन बिंदु रखना चाहूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि जो फोन है वो एक नियर डिवाइस है, नियर सीइंग डिवाइस है। माने बच्चा नजदीकी काम ज्यादा बढ़ा रहा है, और हम अब नोटिस कर रहे हैं कि मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस बहुत बढ़ रही है, एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन से बढ़ रही है इंडिया में और नई दिल्ली में। और हमने भी काफी रिसर्च करके देखा है कि ये अमाउंट हर मतलब चौथे या 5वें बच्चे को अब चश्मे लग रहे हैं। सो नियर डिवाइस होने के कारण वो इसका रिस्क फैक्टर बढ़ाती है। दूसरी चीज ये है कि जो ये डिजिटल डिवाइसेस हैं जिसको बच्चे देखते हैं, इसके दौरान बच्चों का ब्लिंक रेट कम हो जाता है। आमतौर पे हम लोग 14 से 16 बार पलक झपकाते हैं 1 मिनट में, और इस फोन के ऊपर जो बच्चे हैं वो 4 से 6 बार से ऊपर पलक नहीं झपकाते हैं। तो उससे ड्राइनेस और आई स्ट्रेन बच्चों में बहुत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों में थकावट होना, आंसू आ जाना, चिड़चिड़ापन, अटेंशन डेफिसिट, ये सब प्रॉब्लम्स भी फोन कर रहा है। और तीसरी चीज ये है कि जो आप बोल रहे हैं कि बच्चों को कितना फोन हम अलाउ करें, देखिए कायदे से ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है कि बच्चे को, इस उम्र के बच्चे को 1 घंटा अलाउड है या इस उम्र के बच्चे को 15 से 20 मिनट अलाउड है। पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि अगर स्क्रीन देखना है तो बेहतर है कि बड़ा स्क्रीन देखें, उसको और दूर रखें, और एक समय पर 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा स्क्रीन ना देखें। उसके बाद इंश्योर करें कि बच्चा थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा दूर देखे, खिड़की से बाहर देखे, और नियर डिवाइसेस जैसे फोन है उसको अवॉइड करें। फिर भी अगर आप ओवरऑल एक दिन में बात करते हैं तो 20 मिनट दिन में 3 से 4 बार से ज्यादा छोटे बच्चों में नहीं होना चाहिए। जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनको तो एक्सपोजर बिल्कुल बेयर मिनिमम होना चाहिए, और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 5 to 15 ईयर्स में भी हमारे को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे हैं जो स्क्रीन बहुत ज्यादा आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपने बताया स्कूल की एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज के लिए। नहीं, ये प्रश्न थोड़ा इसलिए भी लाजमी हो जाता है। डॉक्टर आयुष अग्रवाल, आपकी भी राय इस पर चाहूंगा, क्योंकि देखिए स्मार्टफोन्स जो हमारे हाथ में 2009 और 10 का फिनोमेना है, यानी अभी हार्डली 1 दशक बीता है इसको, और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं या स्टडीज हैं वो होते होते थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन एक जनरेशन जो शुरू से एक्सपोज है, या कह लीजिए आज से एक्सपोज हो रही है, तो 10-15 साल जब वो शुरुआत से बिता लेगी तो उसके बाद उसका क्या होगा, शायद ये स्टडीज तो आगे भविष्य में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं उसके आधार पे क्या कुछ कह सकते हैं कि अगर एक बच्चे को आप बचपन से ही इतना एक्सपोजर दे दें स्मार्टफोन का, आप उसकी आईज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 20, 22, 23 या 25 साल का होता मतलब कहीं उसकी आंखों पे एक परमानेंट कोई डिफिशियंसी कह लें या कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा आगे? विपिन जी, आप सही कह रहे हैं। अब फ्यूचर का तो नहीं प्रिडिक्शन किया जा सकता, अभी ये बोल सकते हैं कि सही नहीं है, इसीलिए ये बार बार दोहराया जाता है कि एक लेवल और एक लिमिट से ऊपर नहीं एक्सपोजर होना चाहिए। और इसके अलावा आंख और दिमाग को अगर अभी साइड में रखते हुए बोलें तो उसकी एक और बहुत बड़ी जो मुसीबत है ओवर एक्सपोजर टू फोन की, कि उससे हम फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। पूरे दिन इंसान फोन लेके घर पे बैठा रहता है, जिसकी वजह से मोटापे की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और मोटापे से संबंधित जो बाकी बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर बढ़ना, ये सब भी बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से जो बीमारियां पहले और ज्यादा उम्र में होती थी, जैसे 60 बरस के बाद या 70 बरस के बाद, वो अब 40 या 50 के बाद भी दिखने लग गई हैं, क्योंकि हमारा जो क्रिया करने का टाइम था, जिस समय हम खेल कूद दौड़ भाग करते थे, चलते फिरते थे, वो सब अब बस फोन पे निकल जाता है।
और ये खासा इम्पोर्टेंट स्कूल गोइंग बच्चों के लिए है, क्योंकि पहले लोग शाम को आके पार्क में जाके खेलते थे, अब वो धीरे धीरे देखा जा रहा है कि वो कम होता जाता है, क्योंकि सबको या तो कंप्यूटर पे खेल रहा है या अपने फोन पे खेल रहा है। सही कह रहे हैं आप। बच्चे पार्क में आते भी हैं तो फोन लेकर आते हैं और उस पर खेलते रहते हैं, और जैसा डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे दिग्विजय सिंह साहब की बच्चों को चश्मे ही लग रहे हैं, और ये एक तरह से पेंडेमिक की तरह फैल रहा है मामला, और ये बात सही भी है। बहुत बच्चों को इन दिनों हम देखते हैं कि उनके चश्मे आ गए हैं, और ये धीरे धीरे आगे चल के शायद हमें और विकराल रूप रहता हुआ दिखाई देगा, और उसके पीछे यही सारी चीज़ें हैं, तो इस पर ध्यान देना तो ज़रूरी है। चलिए, काफ़ी चर्चा हुई, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अब देखेंगे कि क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन इस्तेमाल करना एक हद तक मजबूरी भी है, और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि धीरे धीरे इसके इस्तेमाल और बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सिमट कर उसी एक डिवाइस में पहुंच रही है। तो क्या कुछ किया जा सकता है? आंखों की कुछ ऐसी एक्सरसाइज, खान पान में कुछ ऐसा ख्याल, या कोई और तीसरी चीज जिसके जरिए आप अपनी आंखों को हेल्दी भी रखें या फिट रखें कि उतना स्मार्टफोन का स्क्रीन वो झेल पाए या एक हद तक झेल पाए? छोटे ब्रेक के बाद इन्हीं सारे पॉइंट्स पे करेंगे चर्चा। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर M&M के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी वो JC, KC और गुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से शुरुआत की गई थी। तो इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। शुरुआत में तो एक स्टील कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टीशन हुआ तो गुलाम मोहम्मद साहब इस कंपनी से बाहर गए और वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री के तौर पर शुमार हुए, और फिर JC, KC की तरफ से इस कंपनी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया गया और इसका नाम भी बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया। बहुत गौरतलब बात यह भी है कि सन 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ही आई थी। स्कॉर्पियो उसका नाम था। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना एक खुद का म्यूजियम भी चलाता है, जिसको वो आमतौर पे म्यूजियम ऑफ लिविंग हिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर कई सारे पुराने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या महिंद्रा की हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे कई सारे फैक्ट M&M से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ और फैक्ट लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी यानी कि मारुति के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो मारुति सुजुकी, जैसा कि नाम से तो लगता है लेकिन ये है नहीं सरकारी कंपनी। इसकी शुरुआत दरअसल सरकारी कंपनी के तौर पर हुई थी। बाद में इसका हिस्सा जो था वो इनकी विदेशी पार्टनर सुजुकी को बेच दिया गया था और आज ये पूरी तरह से एक विदेशी कंपनी के तौर पर कामकाज करती है। इस कंपनी के पहले MD जो थे वो संजय गांधी साहब थे। हालांकि वो इसकी जो ड्रीम कार थी उसको ड्राइव नहीं कर पाए, लेकिन वो पहले MD के तौर पर कंपनी के शुमार हुए थे। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो पहली मारुति गाड़ी जो थी वो डिलीवर की गई थी ग्रीन पार्क के एक रेजिडेंट को, जिनका नाम था हरपाल सिंह साहब, और उस गाड़ी की कीमत थी महज 47,500 रुपए के आसपास। यानी कि आज से ठीक 39 साल पहले जब ये पहली गाड़ी मारुति ने डिलीवर की थी तो महज 47,000 रुपए के आसपास की थी, और वो भी ग्रीन पार्क के एक सिटीजन साहब को, जिनको दी गई थी, और उन्होंने आखिरी तक उस गाड़ी को अपने पास होल्ड भी किया। तो ये मारुति से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे कुछ और फैक्ट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे। CNBC आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवाज की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं नेस्ले के बारे में। दरअसल ये हर घर इस्तेमाल होने वाला नेस्ले एक 162 साल पुराना मल्टीनेशनल जाइंट है और स्विट्जरलैंड में कंपनी का हेडक्वार्टर है। ये कंपनी की कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स के साथ अगर हम बात करें तो उसमें 400 फैक्ट्रीज हैं, करीब 197 देशों में इनके ऑपरेशंस हैं, जिसमें 86 कंट्रीज के अंदर इनकी फैक्ट्रीज हैं और 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स
नेस्ले बनाता है। इसका जो पहला प्रोडक्ट था वो फरीन लैक्टी के नाम से था, जो कि कंडेंस्ड मिल्क था, क्योंकि छोटे बच्चों को दिया जाता है। लेकिन वहाँ से जो नेस्ले का सफ़र है वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ से शुरू किया हुआ नेस्ले आज फोन की लत और आंखें चौपट। आज बात कर रहे हैं स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम की, कि एक हद से ज़्यादा अगर आप स्मार्टफोन की स्क्रीन से खुद को एक्सपोज करेंगे, दिन रात, सोने के बाद, उठते ही साथ और हर वक्त, तो आपकी आंखों पे उसका बहुत बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और फिर अभी हमने डिटेल में बातचीत की कि क्या बच्चों पे एक्सपोजर हो, क्या बच्चों पे इम्पैक्ट आ सकता है और आपके लिए किस हद तक ये सेफ है और ख़राब हो सकता है। चलिए अब थोड़े इसके उपाय की तरफ हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं डॉक्टर हर्षवर्धन ये पूछना चाहूँगा कि आपने भी शुरू में कहा, पहले कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते थे, अब स्मार्टफोन विजन। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्या डिफरेंस है? क्योंकि कंप्यूटर का स्क्रीन फिर भी एक डिस्टेंस पे होता है, स्मार्टफोन कंपैरेटिवली काफ़ी पास होता है और दोनों में लाइट्स जो निकलती हैं, हालांकि होती तो ब्लू लाइट ही है, लेकिन फिर भी क्या कोई डिफरेंस है उस एक्सपोजर और फोन के एक्सपोजर में? जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कंप्यूटर जो है वो काफ़ी अपने हैंड डिस्टेंस से पकड़ो। जनरली हम कहते हैं कि अपना हाथ स्ट्रेट करके देखिए और जितना दूर आपका हाथ जाएगा वहाँ पे कंप्यूटर रखो। लेकिन स्मार्टफोन पे ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन तो हाथ में पकड़ आ जाता है। सेकेंडली उसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो भी डिफरेंट होती है। सो फॉन्ट साइज़ अगर स्मॉल है तो आई पे स्ट्रेन डेफिनेटली ज़्यादा आएगा। इसलिए हम कभी कभार कहते हैं पेशेंट से कि अगर आप स्मार्टफोन का जो फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ा सकेंगे तो बेटर रहेगा। थर्डली जो लाइट एमिशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, बिकॉज इसका डिस्टेंस कम है और पावरफुल फोन्स बने हैं आजकल, तो दैट इज़ अनदर फैक्टर। फोर्थली ये है कि स्क्रीन का साइज़ जो है वो स्मॉल है, तो ऑब्वियसली हम जैसे दिग्विजय सर ने कहा कि यू हैव टू कीप प्रेफर अ लार्जर स्क्रीन, मतलब बड़ा स्क्रीन प्रेफर करो। चाहिए तो टीवी को कनेक्ट करके देखो। कंप्यूटर को जब स्कूल के बच्चे पढ़ रहे थे तो हम टीवी को कनेक्ट करके देते थे। कंप्यूटर डेस्कटॉप इज अ बेटर ऑप्शन, देन लैपटॉप, देन टैब एंड फाइनली फोन। तो इस तरह से इसका डिफरेंस हम कर सकते हैं। एंड लास्टली वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज स्टिल नॉट प्रूवन बट वो मेजर डिफरेंस हो सकता है इन द लॉन्ग रन, वो है जो रेडिएशन जो स्मार्टफोन से निकलता है, बिकॉज इट इज अ कनेक्टेड डिवाइस, कंटिन्यूस उसमें से इंटरनेट और फोन के रेज आ रहे हैं, तो वो चीजें अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी या ब्रेन या फिर ओवरऑल कुछ कहते हैं कि कैंसर भी किसी ऐसे आर्टिकल्स निकले हैं, तो वो सारी चीजें अभी अननोन है, बट दैट कैन बी द एक्स फैक्टर विच इज डिफरेंट कंप्लीटली इन द फोन एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। जी हाँ, वो तो एक काफी बड़ी बहस है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि रेडिएशन से क्या कुछ हो सकता है, उस पर शायद थोड़े और रिसर्च लगेगी तब कुछ पुख्ता कह पाएंगे। अच्छा, एक सवाल है दिग्विजय जी, ये आप बताइए, एक तो है कि स्मार्टफोन की जो लाइट, उसकी ब्राइटनेस वो इम्पैक्ट करती है। मैं देखता हूँ कुछ लोग उल्टा भी करते हैं, अब वो हो सकता है सही हो और उसके रीजन अलग हो, कि वो ब्राइटनेस को बिल्कुल पूरी तरह से डिम कर लेते हैं। अब वो या तो ये कोशिश करते हैं कि कोई और ना देख पाए फोन में क्या है, क्योंकि बहुत आसपास लोग बैठते हैं और सब कुछ है, या फिर कुछ उनका अपनी आंखों को लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना डिम होता है कि आपको पढ़ने के लिए और नजदीक जाना पड़ता है। तो क्या सेफ है, कम लाइट, ज्यादा लाइट या बैलेंस लाइट? तो हर डिवाइस में आई थिंक जो मॉडरेशन है वही रेकमेंडेड होती है कि आपका मीडियम या मॉडरेट लाइट में होना चाहिए। जो डिम लाइट मोड्स हैं वो बने हैं डार्क रूम्स के लिए। अगर आपने अपना फोन किसी कारण सिनेमा हॉल में देखना है या किसी आप जहाज में फ्लाइट में हैं आपने देखना है, ऐसे केसेस में तो आप लाइट को डिम कर सकते हैं। पर आम साधारण यूज में लाइट को बीच में मीडियम या मध्यम रखिए, उसको ना ज्यादा ब्राइट करें ना ज्यादा डिम करें। बहुत ब्राइट मोड सिर्फ तेज धूप में अगर आप फोन देख रहे हैं, आउटडोर्स में देख रहे हैं, तभी काम वो तो आता एक मतलब फोन के अंदर खुद का ही मैकेनिज्म होता है एम्बिएंट लाइट का, कि वो अकॉर्डिंग टू लाइट खुद को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन लोग उसको लोअर उस पे डाल देते हैं ताकि वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि किसी और को तो दिखे ही ना, उनको भी उसके आंख गड़ा के देखना पड़ता है। वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप सही। जी जी, ठीक है। चलिए अब आप रुक करते, कुछ एक्सरसाइज का मैं आपसे शुरू करता हूं। क्या कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं कि चलिए अब स्मार्टफोन का तो जो एक्सपोजर है वो है, उसको एक हद के ज्यादा आप मिनिमाइज कर नहीं सकते क्योंकि आपके मैक्सिमम काम उस पर हो रहे हैं, लेकिन इसके उलट क्या हम अपनी आंखों को थोड़ा और स्ट्रांग, थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं कि वो उतना एक्सपोजर झेलने के लिए खुद को तैयार रखे? क्या ऐसा कुछ है संभव?
बिल्कुल, और ऐसा करना भी चाहिए हमें। हमारी आंखें जो हमें ये सारा दर्शाती हैं और उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें एक्सरसाइजेज में 2 या 3 प्रकार की मेन एक्सरसाइजेज होती हैं। पहला एक्सरसाइज है जो रेगुलर आईज को रिलैक्स कराने का, डिस्टेंस देखने का। हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखें, ऐसे करके ब्रेक्स लीजिए। दूसरा एक्सरसाइज हम जिसको पेंसिल पुशअप्स कहते हैं, पेन या पेंसिल की नोक को देखते हुए धीरे धीरे नाक के पास लाना और धीरे धीरे नाक से दूर ले जाना, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक तीसरा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होता है आंख को फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना या स्लोली ब्लिंक करना, जैसे आप नींद में जाने वाले हो। ऐसे करके आप हर 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं यदि आप लॉन्ग टर्म स्क्रीन पर रहते हैं। जी, तो मैं तो यही कहूंगा दर्शकों से कि आप ये करें, क्योंकि इन दिनों ऐसे दुनिया भर के डिवाइसेस उपलब्ध हैं, स्मार्ट वॉचेस जो आप पहनते हैं, जो आपको फिजिकली एक्टिव होने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में कहती कि आप बहुत देर से बैठे हैं, खड़े हो जाइए, या अब आप एक वॉक ले लीजिए, या वो बताते हैं आज आपने कितना चला, कितनी कैलोरी बर्न की। लेकिन आंखों के लिए ऐसा कोई डिवाइस फिलहाल तो नहीं है, ना आपके फोन पर कोई ऐसी वार्निंग आती है। लेकिन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं इसको जरूर पालन कीजिए, क्योंकि इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप अपने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, आप मेडिटेशन करके दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो आंखें आपको इस पूरी दुनिया से जोड़ रही हैं उनकी भी एक्सरसाइज करने का वक्त अब मुझे लगता है आ गया है। क्या कहेंगे आयुष साहब? अब नाउ दिस इज अ टाइम जब आपको कॉन्शियस होकर अपनी आंखों की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्विकली। हाँ, मैं एकदम अग्री करता हूँ, जैसा कि कह रहे थे कि 20 मिनट बाद ब्रेक लें और उसके बाद कहीं दूर देखें, जिससे आंख को थोड़ा वो मिलेगा। साथ साथ मैं एक चीज और बोलूंगा, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट डिजिटल डिटॉक्स करके चला है, जहाँ पे लोग 2-3 महीने काम करने के बाद 3-4 दिन ऐसी जगह छुट्टी लेके चले जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड टेली कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 महीने में एक बार करने की जगह बहुत आसान है। संडे के दिन आप डिसाइड कर लो कि मैं अपना फोन 1 घंटे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा और बाकी टाइम नॉन वर्चुअल वर्ल्ड में बिताऊंगा, जिससे कि मुझे भी एक ब्रेक मिल जाए, मेरी आंखों को भी ब्रेक मिल जाए। मेरे हिसाब से वो एक बहुत ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन साथ में जरूर कहूंगा कि जो छोटी छोटी 20-20-20 रूल हैं, ये जो थोड़ा आंखों का एक्सरसाइज है, इसे जरूर कर ले, रेगुलरली करना शुरू करें, क्योंकि आपकी आंखों का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको दुनिया इसी तरह से खूबसूरत देखते रहना। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। टॉपिक थोड़ा जनरल जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको समझने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि आंखें बेहद कीमती हैं और स्मार्टफोन, जैसा मैंने कहा, हमारी जिंदगी का हिस्सा बना है, तो उससे कोई छुटकारा तो है नहीं। बैलेंस कैसे बिठाना है, बस वो बताना है। तो आप तीनों ही मेहमानों का आज की इस दिलचस्प बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।